नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन देखिए, राइपनिंग ऑफ सर्विस अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर। इसमें ये पूछा गया है कि राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, राइपनिंग ऑफ सर्विस, सर्विक्स की राइपनिंग कौन सी स्टेज, लेबर की कौन सी स्टेज के अंदर होता है, कि लेबर की कौन सी स्टेज के अंदर क्या होता है, लेबर की कौन सी स्टेज के अंदर क्या होता है, राइपनिंग ऑफ सर्विस होता है। तो उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि लेबर क्या होता है। लेबर क्या होता है? लेबर क्या होती है? लेबर होता है एक स्टेज ऑफ इवेंट्स या प्रोसेस ऑफ इवेंट्स, process of events take place in birth canal, birth canal by which intrauterine by which intrauterine fetus come out to the external world। एक इवेंट्स है, प्रोसेस ऑफ इवेंट्स है, जिसके अंदर अलग अलग हर इवेंट या हर प्रोसेस के बाद एक अलग इवेंट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, कहाँ होगी ये इवेंट्स, बर्थ कैनाल के अंदर। ठीक है, बर्थ कैनाल के अंदर होंगी, और उसके बर्थ कैनाल के अंदर होने की वजह से ये इवेंट्स जब होंगे बर्थ कैनाल के अंदर, तो क्या होगा, जो इंट्रा यूटेराइन जो फीटस है, जो यूट्रस के अंदर जो बच्चा है, वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। वो प्रोसेस कहलाती है आपकी लेबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा, डिलीवरी और लेबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है, देखिए बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बताना चाहूँगा। लेबर का मतलब है कि जो बच्चा होगा, जो इंट्रा यूटराइन फीटस है, वो बर्थ कैनाल से होते हुए आएगा, बर्थ कैनाल से होते हुए आएगा। ठीक है, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल से होते हुए आएगा। बर्थ कैनाल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा आपका यूट्रस, के बाद आ जाएगा सर्विक्स, उसके बाद आ जाएगा वेजाइना। ठीक है, ये तीनों चीज़ों अगर इस रास्ते से, यूट्रस, यूट्रस के बाद बच्चा आएगा सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आ जाएगा वेजाइना के पास। ठीक है, अगर इस रास्ते से बच्चा आ रहा है तो वो कहलाता है आपका लेबर, और इस रास्ते के अलावा आप किसी भी तरीके से बच्चे को बाहर निकाल रहे हो तो वो कहलाएगा आपकी डिलीवरी, अदर देन बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के अलावा, जैसे कि LSCS एग्जाम्पल, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस के ऊपर इंसिजन लगाते हैं, इंसिजन लगा करके बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, और हम वापस से उसको स्टिच करके अंदर डाल देते हैं। तो ये तो होता है डिलीवरी। लेबर का मतलब कि बच्चा जब यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स है वो लेबर की कौन सी स्टेज के अंदर होती है, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स है वो लेबर की कौन सी स्टेज के अंदर होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टेजेज ऑफ लेबर। ठीक है स्टूडेंट, स्टेजेज ऑफ लेबर की बात करो, स्टेजेज ऑफ लेबर की अगर आप बात करते हो तो 4 स्टेज होती है। लेबर की कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। तो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी ट्रू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू, ट्रू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू फुल डायलेशन, फुल डायलेटेशन ऑफ cervix,
फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, तो ये स्टेज हो गई। स्टेज टू क्या होती है? स्टेज टू के अंदर क्या होता है? फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ बेबी, थर्ड स्टेज डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा की डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद होती है रिकवरी स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं लेबर की, ये 4 स्टेजेस होती हैं लेबर की, ये 4 स्टेजेस होती है। इन स्टेजेस के अंदर क्या होता है? अलग अलग इवेंट होते हैं जिनके थ्रू बच्चा बाहर आता है, प्लासेंटा बाहर आती है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, राइपनिंग का मतलब है कि सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है और डायलेट होना शुरू हो जाता है। तो कौन से स्टेजेस इसके अंदर सर्विक्स है वो डायलेट शुरू होना है? साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेज फर्स्ट जिसके अंदर क्या हो रहा है? सर्विक्स है वो डायलेटेशन हो रहा है। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है? सर्विक्स की राइपनिंग होती है। स्टेज फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्विक्स की राइपनिंग होती है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, इफेसमेंट होने लगता है उसके अंदर। तो वो सॉफ्ट होगा तो डायलेट होगा, और इफेसमेंट का मतलब है छोटा हो जाना, ठीक है। और इससे क्या होगा? जो बर्थ कैनाल है वो थोड़ी श्रिंक करेगी और बच्चा बाहर आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि फर्स्ट स्टेज के अंदर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स है वो होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक डिफेंस मैकेनिज्म का है, अडप्टिव मैकेनिज्म ऑफ गिविंग एक्सक्यूज व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम। कि भाई अडप्टिव मैकेनिज्म है, या अडप्टिव मैकेनिज्म के बाद में अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं आपके लिए, तो है कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म, या फिर बोल सकते हैं हम इसको डिफेंस मैकेनिज्म। ये चीज़ें हम दोनों चीज़ें हम इसको बोल सकते हैं। तो अडप्टिव मैकेनिज्म एक ऐसा अडप्टिव मैकेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है? जो भी इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है? एक्सक्यूज देता है। अडप्टिव मैकेनिज्म गिविंग एक्सक्यूज कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाता वो क्या करता है? एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं इस कारण से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। तो वो अडप्टिव मैकेनिज्म, वो कॉपिंग मैकेनिज्म और वो डिफेंस मैकेनिज्म वो क्या कहलाता है? कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है? फर्स्ट वन ऑप्शन है प्रोजेक्शन, सेकंड वन ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन ऑप्शन है रैशनलाइजेशन, और फोर्थ वन ऑप्शन है कंपनसेशन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शन में से हमें राइट आंसर का पता लगाना है। तो राइट आंसर का पता लगाने के लिए पहले में हम बात करेंगे कि जो अडप्टिव मैकेनिज्म है या जो कॉपिंग मैकेनिज्म है, जो अडप्टिव मैकेनिज्म है या जो आपके कॉपिंग मैकेनिज्म है, इन कॉपिंग मैकेनिज्म्स को हम क्यों काम में लेते हैं? वाई वी यूज कॉपिंग मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। टू डील विथ एंजाइटी से डील करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपिंग मैकेनिज्म को काम में लेते हैं। अगर हम एंजाइटी से डील नहीं कर पाएंगे तो हमें मेंटल इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए इन डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करके हम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ यार ये हो गया, तो वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो और हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि अगर एक आदमी कोई काम नहीं कर पाता या कोई इंडिविजुअल एक काम नहीं कर पाता और नहीं कर पाने का वो एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं इसलिए नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो कौन सा अडप्टिव मैकेनिज्म है, वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, या वो कौन सा कॉपिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है? प्रोजेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी गलती को किसी दूसरे पे डाल देता है कि यार मैं इसकी वजह से ये काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो तो होता है प्रोजेक्शन, कि अपनी कमी को किसी दूसरे पे डाल देना, वो होता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के अंदर तो एक्सक्यूज नहीं दे रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप किसी टारगेट के लिए तैयारी कर रहे थे, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे थे और नीट की तैयारी कर रहे थे, नीट में आपका नहीं हो पाया,
ठीक है, नीट में आपका नहीं हो पाया तो आपने क्या किया, सोचा बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं या जीएनएम नर्सिंग कर लेते हैं, ताकि मेडिकल फील्ड से तो हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो वो होता है आपका सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन के अंदर भी आपने रेशनलाइजेशन नहीं किया। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए हमारे गलत, एक और दो तो गलत है। थर्ड ऑप्शन आता है रेशनलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, रेशनलाइजेशन के मतलब कारण देता है। होमवर्क क्यों नहीं किया, होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि कल लाइट नहीं थी, एक्सक्यूज दे दिया ना, लाइट नहीं थी इसलिए वो होमवर्क नहीं कर पाया। ठीक है, असाइनमेंट क्यों नहीं किया, ये नहीं हो पाया, एक्सक्यूज दे रहा है। तो रेशनलाइजेशन वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल जब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाता है या कोई काम नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, एक्सक्यूज देता है। तो उसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, और इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। थर्ड फोर्थ वन ऑप्शन उसके बारे में हम देख लेते हैं, कंपनसेशन। तो स्टूडेंट्स कंपनसेशन के अंदर हम बात करें तो कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करने का मतलब है कि मेरी वजह से ये नुकसान हुआ है तो मैं इसका ये क्षतिपूर्ति कर देता हूँ। क्षतिपूर्ति करने का मतलब हो गया कि हाँ मैं ये नहीं कर पाया, इसकी जगह ये कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ नहीं जा पाया, मैं उसकी जगह वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये सब्सटीट्यूशन और कंपनसेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूशन के अंदर तो आप जो हायर गोल आपने सेट किया था उससे नीचे आ जाते हो, और कंपनसेशन के अंदर क्या कर रहे हो, आप ए से बी पे ट्रांसफर हो जाते हो। ठीक है, ए से बी पे आप ट्रांसफर हो जाते हो। तो ये होते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस। और इस क्वेश्चन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो अडेप्टिव मैकेनिज्म हमसे पूछा गया था, वो था अपना रैशनलाइजेशन। कि एक इंडिविजुअल जब कोई काम या जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन के अंदर वो जो भी रैशनलाइजेशन करता है, रैशनल मतलब हमें जो भी एक्सक्यूज दे रहा है, ठीक है, रेशनल दे रहा है क्यों नहीं किया ये। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन गिव अस विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन गिव अस विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कि इम्यूनाइजेशन से हमें किस प्रकार की इम्यूनिटी है वो मिलती है। इम्यूनाइजेशन से हमें किस प्रकार की इम्यूनिटी है वो मिलती है। इम्यूनाइजेशन से, इम्यूनाइजेशन का मतलब हो गया आपका वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब हो गया आपका वैक्सीनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जब वैक्सीन्स लगा रहे हो तो वैक्सीन किस प्रकार की इम्यूनिटी देते हैं। तो ऑप्शन में देखो, आर्टिफिशियल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, या फिर पैसिव इम्यूनिटी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, या फिर एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज़ द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, कि बॉडी अपने आप को बाहर से जो आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीजेज हैं, उन डिजीजेज से अपने आप को कैसे प्रिवेंट करती है, कैसे प्रोटेक्ट करती है, वो क्या कहलाता है, डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। और डिफेंस मैकेनिज्म्स का ये डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। यही हमें हमारी जो वेरियस डिजीजेज हैं उनसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका आंसर, अब ऑप्शन हमने देख लिए, ऑप्शन में एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं, कि एक एक ऑप्शन को हम देख के ये पता लगाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। आर्टिफिशियल पैसिव, आर्टिफिशियल और पैसिव। आर्टिफिशियल का मतलब है कि आपने इस इम्यूनिटी को क्या किया, बनाया है। ठीक है, बाहर बनाया है। आर्टिफिशियल है पैसिव इम्यूनिटी, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो सिंथेटिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, सिंथेटिक सिंथेटिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। और पैसिव, पैसिव का मतलब है इंडिविजुअल को कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, होस्ट की बॉडी के अंदर उसने कुछ नहीं किया है, जो किया हमने बाहर से उसको बनाया है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब भी लगभग यही है, कि पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि ये किसी दूसरे से मिल गई। दूसरे से मिलने का मतलब है, दूसरे से मिलने का मतलब है कि जैसे माँ को बच्चे से प्लासेंटा के थ्रू आईजीजी है वो ट्रांसफर होकर के बच्चे के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वो बच्चे के लिए क्या है, पैसिव इम्यूनिटी, बच्चे की बॉडी ने उसको नहीं बनाया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका प्लासेंटा, सॉरी प्लासेंटा की बजाय इसको हम ये लिख सकते हैं मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, मदर टू फीटस। मदर टू फीटस जो आएगा वो आएगा पैसिव इम्यूनिटी, नॉर्मली आईजीजी आता है, याद रखिएगा। आईजीजी इज द एंटीबॉडी दैट क्रॉस द प्लासेंटा। ठीक है, नेचुरल का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी खुद बना रही है, होस्ट की बॉडी खुद बना रही है ड्यू टू इन्फेक्शन,
ड्यू टू इन्फेक्शन। जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के खिलाफ आपकी बॉडी ने क्या किया, ऑटोमेटिकली आपके इम्यून सिस्टम ने एक्टिवेट होकर के एंटीबॉडीज बनाए, तो वो आपका हो गया नेचुरल। ठीक है। एक्टिव का मतलब होगा कि एक्टिव का मतलब यहाँ पे होगा गिव विच टाइप ऑफ, कि आपको जब इम्यूनिटी दी गई है, जो भी आपको वैक्सीनेशन या इम्यूनिटी दी गई, ठीक है, वो क्या हुआ, जाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये कौन से में होता है, ये होता है आपके वैक्सीन के अंदर। तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन के थ्रू हमें जो इम्यूनिटी मिलती है वो इम्यूनिटी मिलती है एक्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड अस एक्टिव इम्यूनिटी। तो इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी तीन है वो इसके गलत आंसर है, कि इम्यूनाइजेशन के थ्रू हमें क्या मिलता है, एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। और एक्टिव इम्यूनिटी मिलने से क्या होती है, बॉडी प्रोटेक्ट कर एक्टिवली प्रोटेक्ट ओवर बॉडी। ये क्या करता है, एक्टिवली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट, एक्टिवली हमारी बॉडी को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके देता है हमें। तो ये एक ऐसा सीन है यहाँ पे मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट